Hi kids, I welcome you all to Let's Crack CBSE 9th and 10th and this is आरंभ है प्रचंड सीरीज जहाँ पर हम सोशल साइंस कवर कर रहे हैं शुरुआत से and I am Rashmi Singh your teacher. RSYT is my code which you can use to get a 10% discount on any of the courses of an academy. Okay kids, so other than that there's a brief introduction about myself over here. एंड यहाँ पर आपको एक अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी दिख रहा है. ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. इफ़ यू विल फॉलो दिस लिंक यू आर गोइंग टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ओके, तो आप ये लिंक को फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा. और जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलता है, आपकी तैयारी हो जाती है सारे सब्जेक्ट्स की, वेदर इट इज़ मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस और इंग्लिश. आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है वो एक सब्सक्रिप्शन से, मात्र एक सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल सकती है. और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बच्चों आपको एक मेंटोर भी मिलता है जो आपकी पूरी स्टडीज़ को प्लान करता है, आपके लिए कस्टमाइज टाइम टेबल लेकर आता है एंड आपके सारे डाउट्स जो हैं वो लाइव येस आई एम टेलिंग इट, लाइव आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं. बस आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, CBSE क्लास 10 सेलेक्ट करना है मैनेज गोल में, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन गो फॉर 1 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, जो भी आपके पास जितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है वो आप ले सकते हो यूजिंग द कोड RSYT. बिल्कुल आप RSYT कोड यूज़ करिए और मुझसे प्लस पे पढ़ने के लिए आ जाइए. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी नेशनलिज्म इन इंडिया. ओके, बट बिफोर दैट आई विल ऑल्सो टेल यू कि सब्सक्रिप्शन लेने के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है अनअकैडमी पे पढ़ने का एंड दैट इज़ स्पेशल क्लासेस. ओके, सो एवरी डे 12:30 PM मैं स्पेशल क्लासेस लेती हूँ जहाँ पर आप सारा SST पढ़ सकते हो मुझसे. एंड यूट्यूब तो है ही, यहाँ पर भी आप बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. अब इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपका जो बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है ना, ये वाली जो सीरीज़ है आरंभ है प्रचंड, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं NCERT के भी ऐसे आपको लाइंस जो हैं वो समझाते हुए जाऊंगी हिस्ट्री के अंदर, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर एग्जाम्स ऑल्सो. अगर आगे चल के भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं देन ऑल्सो दिस चैप्टर इज़ रियली हेल्पफुल. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. ये चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ से लेते हैं हम. So as you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. So nationalism in Europe और nationalism in India में क्या difference है वो इस paragraph के अंदर आपको समझाया गया है. And in the first line itself it is being said कि nationalism in Europe जो है वो किससे related है, formation of nation states. Yes, we have seen Germany बना, Italy बना, Britain बना, right? It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity. Sense of belonging. Okay? तो यूरोप के अंदर जब नेशनलिज्म आया तो लोगों की आइडेंटिटी चेंज हो गई, राइट? पहले वो किसी पर्टिकुलर एम्पायर के अंदर थे, अब वो सिटीजन बन गया, सब्जेक्ट से सिटीजन बन गया. ओके, एंड दे ऑल्सो हैड द फीलिंग ऑफ collective belonging, a sense of collective belonging also they have got. Okay, so formation of nation state is something very much related with Europe, but this particular feeling which people have got during the nationalism, the same kind of feeling can be seen in India as well. So this is something which is common in nationalism in Europe and nationalism in India. But on the other hand, formation of nation state is something which is not common in nationalism in India and nationalism in Europe. ठीक है, तो ये थोड़ी अनकॉमन सी चीज़ है. ऑन द अदर हैंड ये जो एक फीलिंग वाली चीज़ होती है ये कॉमन है. Then new symbols, icons, new songs, ideas forged link and redefined the boundaries of communities. So this happened in India also. So this is also again similar experience which was there in the nationalism of India as well. So in most countries, the making of new national identity was a long process. And how did this consciousness emerge in India? So this consciousness emerged in India through anti-colonial movement. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ना ये पूरा जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें एक्चुअली में ध्यान में रखने की सिर्फ दो ही बात है. एक तो बात ये कि नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या डिफरेंस था. नेशनलिज्म इन यूरोप में फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स हुए हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया में
एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चला है, हमने कॉलोनाइजर्स को उनके घर वापस भेजा है, ठीक है। लेकिन देयर इज समथिंग कॉमन ऑल्सो, द कॉमन इज व्हाट, द हाउ पीपल परसीव्ड नेशनलिज्म, ओके। तो लोगों की आइडेंटिटी चेंज हो रही है, लोगों के अंदर फीलिंग आ रही है कलेक्टिव बिलोंगिंग की, न्यू सॉन्ग्स कंपोज किए जा रहे हैं, नेशनलिज्म को फॉर्ज किया जा रहा है थ्रू सिम्बल्स, पिक्चर्स, फोक टेल्स, फोक स्टोरीज, ओके। दिस इज द जिस्ट, ओके, और इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं। नाउ एज व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया, हम देखते क्या है कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म जो है वो 3 फेजेस में इंट्रोड्यूस होता है, ओके। तो जैसे आपने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था ना, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। लाइकवाइज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया was our first struggle of independence that happened in 1857, okay। और 1857 के स्ट्रगल के बाद व्हाट यू सी इन 1858 ब्रिटिश गवर्नमेंट केम इनटू इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली रूल करना शुरू कर देती है इंडिया के अंदर। एंड 1885 में जैसे ही गवर्नमेंट आएगी, धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज बननी शुरू होंगी इंडिया में। तो हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज बनी इंडिया के अंदर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी। बट इन 1885 वी हैव गॉट अ वेरी बिग पार्टी, ठीक है। एक बहुत ही ऑल इंडिया लेवल की पार्टी बनी, पैन इंडिया लेवल की पार्टी बनी। पैन इंडिया का मतलब होता है प्रेजेंट अक्रॉस नेशन, जिसका प्रेजेंस पूरे नेशन में हो, ओके। वो पार्टी का नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ ही, फाउंडेशन के साथ ही, हमारे यहाँ के नेशनलिज्म को मार्क किया जाता है, ठीक है, ओके। तो 1885 से 1905 वाला जो फेज़ है नेशनलिज्म का, उसको हम मॉडरेट्स फेज़ कहते हैं, जहाँ पे आईएनसी के मेंबर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से सिर्फ रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे थे, ठीक है। देन 1906 से 1915 वाला जो फेज़ है उसे एक्सट्रीमिस्ट फेज़ कहते हैं। एक्चुअली में बंगाल का पार्टीशन हो गया था 1905 में, और उसके बाद आईएनसी के जो कुछ मेंबर्स थे, दे वर रियली एंग्री विद ब्रिटिशर्स, एंड अब वो क्या डिमांड कर रहे थे कि हमें ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना है, ओके। एंड द थर्ड फेज इज गांधीयन फेज, 1915 से लेकर के 1947 वाला जो फेज है, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ जाते हैं और जो हमारा एक मास मूवमेंट वाला स्ट्रगल, मास प्रोसेशंस होने शुरू होते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसे हम कहते हैं गांधीयन फेज ऑफ नेशनलिज्म। और आपको आपके इस बुक के अंदर सिर्फ गांधीयन फेज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ना है, क्योंकि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में तो आपने क्लास 8 में ही पढ़ लिया था। आई नो, मैं तुम्हें इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, इतने महीने से, मुझे पता है तुम भूल चुके होगे, है ना। तो कोई बात नहीं बच्चों, आपको मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बताती रहूँगी, क्लास 8 वाला भी रिवाइज करवाती रहूँगी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ओके, हम सबसे पहले आ जाते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ओके। दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर बुक। So in India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected with the anti-colonial movement. On the other hand, nationalism in Europe was connected with the formation of nation states. In India, it was connected with the anti-colonial movement. Okay, people began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. लोग जो हैं, क्योंकि सभी के सभी colonialism के अंदर हैं और सभी के सभी टॉर्चर्ड हैं एक तरीके से, तो दे स्टार्टेड फीलिंग यूनाइटेड कि अच्छा, हम सब अत्याचार के शिकार हैं, ठीक है, वी ऑल आर फेसिंग द सेम काइंड ऑफ टॉर्चर। सो इसलिए लोगों के अंदर यूनिटी आ गई। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कोलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड एंड टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। यस, सबको क्या लग रहा था कि हम सब पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है। जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर मैम हिटलर बन जाती है और सरप्राइज टेस्ट लेने की बात करने लग जाती है, तो तुम लोग क्या करते हो? पूरे के पूरे बच्चे यूनाइटेड होकर के मैम को बोलते हो, मैम टेस्ट मत लो, ओके। सो वाई? बिकॉज वहाँ पे टीचर तुमको क्या कर रहा है, एक तरीके से बोला जाए तो, वैसे तो देखो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है टेस्ट लेना टीचर का, ठीक है ना, लेकिन हाँ, यहाँ पे टीचर जो है वो तुम्हारे साथ थोड़ी सी ज्यादती कर रहा है, सरप्राइज टेस्ट ले रहा है, तो तुम यूनाइटेड हो जाते हो, राइट। ऐसे ही यहाँ इंडिया में क्या हो रहा था, सभी के सभी लोग ब्रिटिशर्स से परेशान थे, ऑप्रेस्ड थे, इसीलिए उन सबके अंदर यूनिटी आ गई, ओके। मज़े की बात है ना कितनी। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म डिफरेंटली, बट येस, दिस वॉज ऑल्सो, देयर वॉज समथिंग डिफरेंट ऑल्सो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सरप्राइज टेस्ट देने में मज़ा आता है, ठीक है ना। कुछ बच्चों को लगता है प्रेपरेशन नहीं है इसीलिए सरप्राइज टेस्ट नहीं देना है। कुछ बच्चों को लगता है कि यार इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे जितने कि आ सकते हैं मेरे,
अगर एक हम मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए टेस्ट के बारे में, सबका अपना अपना आइडिया होता है सरप्राइज टेस्ट को अपोज करने का, लेकिन करते तो सभी हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ईच क्लास एंड ईच ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। सभी लोग अलग अलग तरीके से कॉलोनियलिज्म से परेशान थे, सबका अलग अलग परेशानी थी, सबकी अलग अलग परेशानी थी, ठीक है। Their experience were varied, their notions of freedom were not always the same. So there are two things. One is what effect of colonialism जो है वो सबके लिए different है, and another is notion of freedom is also different for everyone. So in this paragraph we have three important keywords. One is anti-colonial movement, another one is effects of colonialism, and another one, third one is the notion of फ्रीडम। सबके लिए कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट अलग 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 था, सबके लिए फ्रीडम का आइडिया अलग 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 था, ठीक है। नोशन का मतलब होता है आइडिया। और अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है बच्चों आकर के अगर आपको ऐसे ही पूरा एक एक लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी का, तो इस संडे होने वाला है आपके लिए ग्रैंड मेगा मैराथन, जिसमें मैं हिस्ट्री के दोनों ही चैप्टर्स करवाने वाली हूँ एक साथ। पूरी एनसीईआरटी ऐसे आपको लाइन बाय लाइन डिस्कस करके बताऊंगी, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी दूंगी, ओके। तो इट्स लाइक व्हाट टू से, पेनासिया, ओके, पेनासिया ऑफ योर हिस्ट्री। मुझे पता है हिस्ट्री तुम लोगों को बहुत 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 परेशान करती है ना, तो इस बार मैं आपके लिए हिस्ट्री का इलाज लेकर आ रही हूँ, एक रामबाण इलाज, ओके। रामबाण इलाज को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेनासिया, ओके। तो वो आपके लिए आने वाला है, डोंट वरी। सो ओके, तो व्हाट वी हैव स्टडीड कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म आया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते हुआ, ओके। एंड जो सारे के सारे लोग थे वो यूनाइटेड फील कर रहे थे बिकॉज एवरीवन वाज ऑप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स, एंड देयर वाज सम डिफरेंस ऑल्सो। सभी पीपल का एक्सपीरियंस सेम नहीं था ब्रिटिशर्स को लेकर के, ओके। एंड सबका आइडिया ऑफ फ्रीडम भी सेम नहीं था। So what happened? Congress under the Mahatma Gandhi tried to forge these groups together. कांग्रेस ने क्या किया, महात्मा गांधी को के थ्रू ये सारे ग्रुप्स को यूनाइट करने की कोशिश की, ठीक है। दे ट्राइड टू यूनाइट दीज ग्रुप्स टुगेदर, बट यूनिटी ऐसे ही तो नहीं आ जाएगी बिना कन्फ्लिक्ट के, तो काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेंगे आपको। दलित्स, हिंदू, मुस्लिम सब जो हैं वो अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे मूवमेंट के दौरान, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा नेशनलिज्म स्टार्ट होता है फर्स्ट हमारी जो पार्टी है उससे। तो बच्चों आईएनसी जो थी वो फर्स्ट पैन इंडिया पार्टी थी। पैन का मतलब होता है प्रेजेंट अक्रॉस नेशन, ओके। ये पार्टी कब फॉर्म हुई थी? इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 28 दिसंबर 1885। 72 डेलीगेट्स ने मिलके फॉर्म की थी, जिसमें दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, दादा भाई नौरोजी एंड एओ ह्यूम, ओके। एंड इनिशियली द सिंबल ऑफ द पार्टी वॉज वेरी इंटरेस्टिंगली, ये सिंबल था काऊ का, गाय का सिंबल था। लेटर ऑन इसका सिंबल जो है आज के डेट में जो आईएनसी का सिंबल है वो रखा गया, ओके। सो लेट अस सी कि हमारा जो गांधीयन फेज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम लोग 20th सेंचुरी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है ना, वैसे ही देश के अंदर आप क्या देखते हो कि बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना जो है वो आ चुकी है। और इसको फर्दर अपलिफ्ट या स्प्रेड किसने किया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने स्प्रेड किया, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था बच्चों, उसने एक बहुत ही नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया के सामने क्रिएट कर दिया था, ठीक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, okay, it has created a very new political and economic situation. Why first world war was happened? So there is a reason which can be acronymed as mania की तरह हम इसको acronym को लिखते हैं, MANIA। M is militarism, alliance, nationalism, imperialism and assassination। आपको याद होगा नेशनलिज्म इन यूरोप में कई सारी कंट्रीज़ बनी थी, नई नई, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, और ये सारी कंट्रीज़ आपस में ही एक दूसरे से क्या थी, बहुत ज़्यादा जेलस थी बाल्कन रीजन को लेकर के, ओके। एंड सभी एवरी ऑफ द ईच वन ऑफ दिस कंट्री वो वर्किंग ऑन देयर मिलिट्री, दे वर हैविंग देयर अलायंसेस, ट्रीटी की कल को लड़ाई होगी तो मेरा साथ देना। इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा थी एंड दे वांटेड टू गेन मोर एंड मोर टेरिटरीज। और इन्हीं सब के बीच में क्या होता है, एक हमारे ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा हैं आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड,
ये जाते हैं सर्बिया, और सर्बिया में इनका असैसिनेशन हो जाता है और जितने भी अलायंसेस बने हुए थे वो सब आपस में लड़ बैठते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में हुआ है। सेंट्रल पावर एज यू कैन सी सेंटर ऑफ द यूरोप है। सेंट्रल यूरोप के अंदर ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया एंड ओटोमन एम्पायर। अब इन लोगों ने आपस में तो दोस्ती कर ली, लेकिन ये जो छोटा सा देश था सर्बिया, इसको अपनी टीम में मिलाना भूल गए। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम लोग जब गेम वगैरह खेला करते थे स्कूल में, तो जो हमारे जूनियर्स होते थे या हम सारे भाई बहन जब खेलते थे, तो घर में जो छोटा वाला भाई बहन होता था ना, उसको हम लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि अरे यार वो तो छोटा है, उसको क्या रखना है टीम में, है ना। तो यहाँ पर यही हुआ, सर्बिया को छोटा मान लिया गया और उसको इन लोगों ने अपनी टीम में नहीं रखा। बट एक्चुअली में सर्बिया प्रूव टू बी द खोटा सिक्का ओवर हियर। ओके, तो ऑस्ट्रिया के राजा जो हैं वो सर्बिया जाते हैं और सर्बिया में उनका असैसिनेशन हो जाता है। आप देख सकते हो सर्बिया जो है वो अलाइड पावर्स में है एंड ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो अपोजिट साइड पे है। तो यहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये सारे देश आपस में अलायंस में हैं, तो सर्बिया को हेल्प करने के लिए फ्रांस आ जाता है वॉर में, एंड ऑस्ट्रिया को हेल्प करने के लिए जर्मनी आ जाते हैं। ऐसे करके 1 by 1 ऑल द कंट्रीज गॉट इन्वॉल्व्ड इन द वॉर एंड दिस वॉर हैज़ अफेक्टेड इंडिया एज वेल। अब तुम बोलोगे मैम वॉर तो यूरोप में हो रहा है, तो इंडिया में क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं होता है ना, लेकिन ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, वाई? बिकॉज ग्रेट ब्रिटेन वर एक्चुअली कोलोनाइजर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। कैसे झेलना पड़ा? सो व्हाट यू विल सी कि ब्रिटेन जो है वो लड़ाई करी थी। जैसे ही आप लड़ाई करते हो या कोई भी कंट्री वॉर के अंदर जाती है, तो सबसे पहले क्या करती है, अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर को बढ़ाना शुरू कर देती है। राइट, लड़ाई करना है तो मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यहाँ पे पैसा लगाना ही पड़ेगा। ओके, सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, जितने भी हमारे ये ब्रिटेन जो थी, जो कि एक्चुअली में कॉलोनी थी इंडिया की, उन्होंने डिफेंस पे पैसे बढ़ाना शुरू कर दिया, डिफेंस के ऊपर खर्चा करना शुरू कर दिया। अब वो खर्चा निकालेंगे कहाँ से? पैसे जो हैं वो कहाँ से लेकर आएंगे? तो कॉलोनी से लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम क्योंकि कॉलोनी थे तो हमारे ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया, जो एसेंशियल आइटम्स थे उसके प्राइजेस इंक्रीज़ कर दिए, सो दैट दे कैन हैव मोर मनी एंड दे कैन इन्वेस्ट इन टू द डिफेंस। ओके, अदर देन दैट फौज में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा। ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट्स होने लग गए आर्मी के अंदर। एंड बच्चों, ये तो सारी की सारी तबाही हो ही रही थी, गवर्नमेंट के चलते हो रही थी। अदर देन दैट नेचर ऑल्सो केम टू हैव अ वेरी, नेचर ऑल्सो प्लेड अ वेरी डिजास्टरस रोल। यहाँ पर नेचर ने भी अपना गुस्सा दिखा दिया। 1918-19 और 1920-21 के अंदर क्रॉप फेलियर्स हुए, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया। आप देख सकते हो ये पुराने ज़माने का मास्क है, ठीक है ना, पुराने ज़माने की पिक्चर है। लाइक अराउंड 1920s में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो है वो आया था। ओके, स्पेन से स्टार्ट हुआ था, ट्रैवल करते करते पूरे वर्ल्ड में ये फैला। इंडिया में 1921 तक ये आया एंड एट दैट टाइम ऑल्सो थोड़ा थोड़ा कोरोना का याद दिला रहा है ना ये पिक्चर आपको। वहाँ उस टाइम पे भी लोग मास्क पहन करके रहा करते थे। ठीक है, इट इज़ बीइंग सेड कि हर 100 साल पर एक बार क्या होता है, एक बार डेफिनेटली एपिडेमिक्स आते हैं, पैंडेमिक्स आते हैं। ओके, और हर 100 साल पर एक बार ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आता है, ऐसा भी कहा जाता है। ओके, तो देख लो बेटा 2029। ओके, यू हैव टू बी अवेयर। मैं डरा नहीं रही हूँ। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, इट्स नॉट नेसेसरी हर बार हो। ओके, तो 1921 में क्या हुआ, 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड। ये हमारे सेंसस के अंदर बताया गया था ड्यू टू इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो तुम देख रहे हो सिचुएशन जो है कंट्री की इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, लोगों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती किया जा रहा है, एसेंशियल आइटम्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो डेफिनेटली पीपल वर वेरी एंग्री विद ब्रिटिशर्स। ओके, एंड दैट वाज द रीज़न वाई द नेशनल मूवमेंट गॉट सो इंटेंस इन इंडिया ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड वॉर। ओके, तो 1914 से 1918 के बीच में जो हमारा नेशनल स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया। वाई? बिकॉज वी वर एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद द ब्रिटिशर्स एंड वी वर एक्सट्रीमली एंग्री विद द ब्रिटिशर्स। ओके, अभी देखो ऐसे में क्या होता है, इतनी ज़्यादा देश के अंदर तबाही मची हुई है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली
हमारे गांधी जी आ जाते हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 was the day when गांधी जी arrived India from South Africa, एंड इस दिन पर हम NRI डे या भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स मैंने लिखे हुए हैं विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो। इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, मतलब आप आराम से भी लड़ाई कर सकते हो बिना हथियार उठाए। एन आई फॉर एन आई एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप टिट फॉर टैट करोगे, तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारा तुम भी उसको थप्पड़ मारोगे, तो ऐसे तो दोनों को ही नुकसान होगा, दोनों को ही चोट पहुंचेगी, ओके। तो इससे ही आपको समझ में आ रहा है कि गांधी जी के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, वन वॉज ट्रूथ एंड अनदर वन वॉज नॉन वायलेंस, ओके। तो गांधी जी जो हैं उनके बिलीव्स काफ़ी ज़्यादा हिंदू और क्रिश्चियन रिलीजियन से इंस्पायर्ड थे, और उनके दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल थे, दैट वाज नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, ठीक है। गांधी जी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एंड लिबरन थे, मतलब ये भी, ओके। एंड पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता जी का नाम पुतलीबाई, स्पाउस कस्तूरबा गांधी, एंड आई थिंक ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 9 और 13, ओके। चाइल्ड मैरिज हुई थी इनकी। एंड बाय प्रोफेशन ही वॉज लॉयर, बट अदरवाइज पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट और राइटर भी थे, ओके। तो ही वॉज अ हिंदू सिविल राइट्स लीडर थे और अहिंसा को प्रैक्टिस करते थे, ओके। और इन्होंने पूरे के पूरे मूवमेंट को लीड किया है ब्रिटेन को भगाने के लिए, या फिर बोल सकते हो इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, ओके। सो द वेपन, द मेथड which he used to send the Britishers back to their home was satyagraha, okay. सत्याग्रह इज मेड अप ऑफ 2 words, सत्य एंड आग्रह, ओके। आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो सत्याग्रह क्या है? एक नॉन वायलेंट मेथड है एजिटेशन का करने का, प्रोटेस्ट करने का, जिसके अंदर हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ऑपरेसर को टू सी द ट्रूथ, ओके। हम उसके कंसाइंस को बताते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ओके। तो इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। बच्चों, आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of the truth and need to search for the truth. It suggested that if cause was true, struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight the oppressor. अगर आपको पता है कि आप सही चीज़ के लिए लड़ रहे हो, अगर आपको पता है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको लड़ाई करने के लिए हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अप्रेसर के साथ फाइट नहीं करना है फिजिकली, ओके। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी जी को ऐसा लगता था ये जो नॉन वायलेंस का धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस सुप्रीम धर्म, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे इंडियंस को यूनाइट कर सकता है, ओके। अब आपके बुक के अंदर बच्चों ये बॉक्स दिया हुआ है विच इज़ आई थिंक रियली इम्पॉर्टेंट। ये बॉक्स को आप 1-2 बार पढ़ो और आपको मेरे यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे सोर्स से रिलेटेड, ओके। सोर्स से रिलेटेड आपको डेफिनेटली वीडियो जो है मिल जाएंगे। सो गांधी जी बेसिकली डिड 3 सत्याग्रहास, ओके। 3 सत्याग्रह किया उन्होंने। चंपारण में किया और खेड़ा में किया 1917 में। 1918 और 19 में इन्होंने अहमदाबाद और अमृतसर में सत्याग्रह किया। अब हम इन सत्याग्रहों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके किड्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, and in the next class I am going to take a quiz, and then we are going to complete this satyagraha part, okay. Other than that, every day you can catch me on plus classes and special classes at 12:30 PM. और अगर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन तो डेफिनेटली RSYT कोड यूज़ करके ही लेना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।